हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम ई दृष्टि का आंख वाली जो करंट अफेयर्स है इसका हम छठवां लेक्चर देखेंगे। इसके पहले हम 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज जो हम राष्ट्रीय परिदृश्य का दूसरा लेक्चर देखेंगे, पहला हम पढ़ चुके हैं। इसमें दूसरा लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे आज, संविधान हत्या दिवस। ये टॉपिक चर्चा में भी है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। भारत के संविधान में उन असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं जो देश या उसके किसी हिस्से की शांति, सुरक्षा, स्थिरता और प्रशासन को खतरे में डाल सकती है। ऐसी स्थिति में जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी या सशस्त्र विद्रोह एवं वित्तीय संकट में संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग में आपातकाल या इमरजेंसी लगाया जा सकता है। भारत के संविधान के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल किस में है? 352 से लेके 360 तक वर्णित की गई है आपातकाल का। उसके बाद ये तो आप लोगों को पता होगा कि सर्वप्रथम भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक देश में आपातकाल घोषित किया गया था। दूसरी बार पाकिस्तान और भारत युद्ध के मद्देनजर 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी काल के समय में देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस उद्देश्य के लागू करने के लिए ही देश में आपातकाल की एक नई उद्घोषणा 25 जून 1975 को कर दी गई थी। देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लागू किया गया था। फिर मार्च 1977 में इसको समाप्त करके घोषित कर दिया गया था। इसलिए भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए आप लोग को इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कि संविधान हत्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 25 जून को। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 के अधिसूचना जारी की गई थी। अब 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। ठीक, बस इसकी इम्पोर्टेंट उतना नहीं। और इसमें एक और बात किया गया था कि 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुने जाने के पश्चात ओम बिरला ने 25 जून 1975 की आपातकाल की उद्घोषणा पर एक निंदा प्रस्ताव भी पेश किया था। 2 मिनट का मौन था और काला अध्याय बताते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कमेटी ब्यूरोक्रेसी और कमेटी जुडिशरी की धारणा को लोकतंत्र विरोधी रवैया किया गया है। हैदराबाद मुक्ति दिवस क्या है? तो 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएगा। इसमें क्या है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के 13 महीने बाद तक हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी और यह निजाम के शासन के अधीन था। यह क्षेत्र 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नामक पुस्तक कार्रवाई के बाद निजाम के शासन से मुक्त हो गया था। वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 क्या है? तो एआई के भविष्य को आकार दे सकते हैं। एआई नवाचार में स्वयं को विश्व में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने की भारत की आकांक्षा के दृष्टिगत वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित की गई। मतलब भारत मंडपम नई दिल्ली में वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय आयोजन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एआई मिशन के 7वां स्तंभ के रूप में है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। 21 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली की कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया था। यह प्रथम अवसर है कि जब महासभा ने किसी उभरते हुए क्षेत्र को विनियमित करने के लिए किसी प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया था
तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित और 123 देशों द्वारा सह प्रायोजित इस प्रस्ताव को बिना किसी मतदान की सर्वसम्मति से अपनाया गया था। इसके बाद आपको आता है एयर इंडिया, मतलब इंडिया एआई मिशन क्या है। ये तभी हाल ही में मंत्रिमंडल ने एयर इंडिया मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें क्या है कि एक विशाल बजटीय आवंटन अगले 5 वर्षों के लिए ही है। इस मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा कार्यान्वित किया गया था। और इसमें क्या है कि यह एआई कंप्यूटिंग अवसंरचना सार्वजनिक निजी सहयोग के माध्यम से 10,000 से अधिक जीपीयूएस को तैनात करके निर्मित की जाएगी। और उसके बाद आपका आता है दूरसंचार अधिनियम 2023। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है आपके लिए क्योंकि दिसंबर का करंट अफेयर्स है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत कम चांस है। तो आप लोग ये भी देखिएगा कि हमको करंट कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, क्योंकि दिसंबर में पेपर है अब आपका, तो आपको लगभग जनवरी से लेकर करंट अफेयर्स पढ़ना है। उसके बाद आपको जो मई जून के बाद का करंट अफेयर्स ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। इधर आपको नॉर्मल जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है बस उसी को देखना है आप लोगों को। जैसे भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड मतलब की स्थापना की गई थी और डिजिटल भारत निधि कर दिया गया था। यह अधिनियम विभिन्न आपराधिक और सिविल अपराधों को निर्दिष्ट करता है कि प्राधिकार प्राप्त किए बिना दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना या दूरसंचार नेटवर्क या डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना 3 वर्ष तक कैद 2 करोड़ रुपए तक की जुर्माना या दोनों दंडनीय अपराध है। 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है इसमें। इसके बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम, जो अभी हाल ही में जो पेपर काफ़ी तेज़ी से जो कैंसिल हो रहा था और जो पेपर आउट हो रहा था, उसके लिए सरकार ने एक लोक परीक्षा मतलब अनुसूचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लॉन्च किया था। इसमें क्या है कि आप लोग को अच्छे से देखना होगा। सार्वजनिक परीक्षाओं में बढ़ते कदाचार के कारण उनके आयोजन में देरी होती है और साथ ही परीक्षाएं रद्द भी घोषित कर दी जाती हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। सार्वजनिक परीक्षाओं पब्लिक एग्जामिनेशन के संचालन में शामिल विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए सूचित या अनुसूचित तरीकों से निपटने के लिए अभी तक कोई विशिष्ट कानून देश में अस्तित्व में नहीं था। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो गया था कि परीक्षा प्रणाली की सुभद्रता का लाभ उठाने वाले तत्वों की पहचान कर एक व्यापक केंद्रीय कानून द्वारा उनसे प्रभावी ढंग से निपटा जाएगा। 18 जून 2024 को भारत के 317 शहरों में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा के साथ साथ 5 मई 2024 का आयोजित नीट यूजीसी भी स्थगित अनियमितताएं उजागर हुई थी। उसमें उसी लेके सरकार ने एक जो है कानून बनाई है वो लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण विधेयक 5 फरवरी 2024 को ये लोकसभा में पेश किया गया था। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इसके विषय में और बता दे रहे हैं। इसमें जैसे संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थाएं, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और भर्ती के लिए उनके संबंधित अधीनस्थ कार्यालय। इसमें 3 से 5 साल तक की कैद तथा 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। असंगठित अपराध करने वाले व्यक्तियों या व्यक्ति समूह को 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा होगी और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। न्यूनतम पुलिस उपाधीक्षक मतलब डीएसपी या सहायक पुलिस आयुक्त की रैंक वाले अधिकारी ही इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करेंगे। और 24 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा द्वारा भी बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। अभी हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया गया है। इम्पोर्टेंट इस बार आप लोग अच्छे देख लीजिए। बिहार
जो बीपीएससी पेपर होने वाला है वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन 100% है, वहाँ से पूछ सकता है नालंदा से। उत्तर प्रदेश जो पीसीएस और समीक्षा अधिकारी वहाँ भी क्वेश्चन पूछने के चांस है, क्योंकि चर्चा में भी आया, यहाँ उद्घाटन भी हुआ है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बिहार में नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि मूलतः यह एक बौद्ध विहार था, जिसका विकास एक महान विश्वविद्यालय के रूप में हो गया। गुप्त शासकों के बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी तथा पाल शासकों के 8वीं से 12वीं शताब्दी आदि ने इसका संरक्षण किया। बाद में तुर्कों के आक्रमण सहित अन्य विभिन्न कारणों से 12वीं सदी में इस विश्वविद्यालय का पतन हो गया था। इसलिए मार्च 2006 में बिहार विधानमंडल के एक संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार को प्रस्तावित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की मांग के संबंध में वर्ष 2006 में सिंगापुर की सरकार और जनवरी 2007 में सेबू फिलीपींस में आयोजित द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेताओं में भी झुकाव था। तो इसी पे वही नालंदा जिले में स्थित राजगीर में प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। और इस विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था और राजगीर में 455 एकड़ भूमि प्रदान की गई थी। और भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अब प्रो अरविंद पनगड़िया इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, जबकि प्रोफेसर अभय कुमार सिंह नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति थे। इसके बाद स्मृति वन भूकंप संग्रहालय विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालय की सूची में शामिल किया गया है। इसमें क्या है कि 2024 के लिए विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालय। उल्लेखनीय है कि प्रेक्स वर्सेल्स के इतिहास में प्रथम अवसर है जब विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची जारी की गई थी। उसमें 7 नए संचालित या नवीकरणीय प्रक्रिया पुनः संचालन प्रारंभ करने का संग्रहालय लिया गया था। इसमें से 7 कौन कौन है? A4 आर्ट म्यूजियम जो है चेंगदू चीन में है। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम गीजा मिस्र में है। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय भुज मतलब भारत, ये आपको याद करना होगा जो भारत में। उसके बाद आपको दिखना नहीं है। भुज गुजरात स्थित स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित ब्रिक्स वर्सेल अवार्ड के लिए अल्प सूचीबद्ध किया गया है। यह भारत में स्थित पहला ऐसा संग्रहालय है जिसे इस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। बस इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। मोदी सरकार 3.0 जो अभी इनकी सरकार बनी है, ये 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों के चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने 7 चरणों की मैराथन प्रक्रिया के तहत 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक मतदान संपन्न कराने की घोषणा की थी। बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में मतदान संपन्न कराया गया। यह संसदीय चुनाव भारत के चुनावी इतिहास में दूसरा सबसे लंबा मतदान अभ्यास रहा है। प्रथम आम चुनाव अब तक का सबसे लंबी अवधि का चुनाव था, जो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के मध्य लगभग 4 महीने की अवधि में आयोजित किया गया था। छह जून 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में से लक्षद्वीप में सर्वाधिक 84.16% मतदान दर्ज किया गया। और संसदीय निर्वाचन सदस्य
या क्षेत्रों में आम चुनाव 2024 को संपन्न हुई। ज्ञातव्य है कि आम चुनाव 2024 मतदान केवल 542 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ही संपन्न हुआ था। इसमें एक दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि मुकेश कुमार चंद्रकांत दयाल जो है निर्विरोध विजयी घोषित किए गए थे और घोषित परिणामों के अनुसार 18वीं लोकसभा में बीजेपी सर्वाधिक 240 सीट जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आई है। 99 सीटें कांग्रेस जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर हासिल की। ये भी बहुत बड़ी बात है। अब देखिए यहाँ परसेंटेज वोट देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 240, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 90, समाजवादी पार्टी 37 सीटें, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस मतलब AITC जो है 29, DMK जो है 22 सीटें हैं, तेलुगु देश पार्टी 16, जनता दल यू JDU 12, नीतीश वाली पार्टी है जो है। और लोकसभा निर्वाचन इतिहास में समाजवादी पार्टी ने 2024 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। आम चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के कुल 80 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी कुल 37 निर्वाचन क्षेत्रों में विजयी रहा। उसके बाद 18वीं लोकसभा सबसे युवा सांसद कौन थे? पुष्पेंद्र सरोज, ये सपा सिंबल से लड़े थे, 25 वर्ष के थे। ये 18वीं लोकसभा में सबसे कम आयु के सांसद है। इनका जन्म 1 मार्च 1999 को हुआ था। लोकसभा निर्वाचन 2024 में कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सांसद निर्वाचित हुए। ये समाजवादी पार्टी के संबंध से थे। उसके बाद सबसे युवा महिला सांसद कौन थे? प्रिया सरोज, ये मछली शहर से जीती हैं। इनकी उम्र भी 25 वर्ष है। इनका जन्म जो 1998 हुआ था। ये भी समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसमें 30 कैबिनेट मंत्री में से 5 राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। अब इधर इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। घटना चक्र आप लोग लिए होंगे। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था। इसमें कुछ देखना नहीं है आपको, बस देखना है कि किस राज्य में कितना सीटें हैं। जैसे 4 राज्य में, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम। बस सीटें देख लीजिए क्योंकि मैचिंग करने के लिए पूछता है समीक्षा अधिकारी में और UPPCS में। तो आंध्र प्रदेश में जो है इसमें से कुल 29 सीटें अनुसूचित जाति SC/ST में 7 सीटें सूचित किया गया था। तो इसमें आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, बता दे रहे हैं। जैसे जो आंध्र प्रदेश है इसमें जो सीटें कुल हैं 175 सीटें किसमें हैं? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आप लोग, अब इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा सीटें कौन। और सिक्किम में जो है आपका सीटें कितना है टोटल? 32 सिक्किम में है। उसके बाद उड़ीसा में जो आपका सीटों की संख्या 147 है। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, तो उसमें कितना सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश में? आपका 59 सीटें। कितने 60 सीट में से 59 सीटें में चुनाव हुआ था, मतलब लगभग 60 सीटें आपका अरुणाचल प्रदेश में। बस यही मैचिंग करने के लिए आप लोग देख लीजिएगा, और कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी एक अंतर्देशीय विश्लेषण क्या है? इसमें 7 मई 2024 को प्रधानमंत्री ने आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा एक अध्ययन प्रकाशित किया गया था। इसमें 65 वर्ष की अवधि में 1950 और 2015 के मध्य किसी देश की जनसंख्या में उनकी बदलती हिस्सेदारी की पदों में मापा गया है। तो भारत में ईसाई आबादी का हिस्सा जो है 2.24% से बढ़ाकर 2.36% हो गया था इसमें। और 5 गैर मुस्लिम देशों में से म्यांमार, भारत और नेपाल में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई थी, जबकि श्रीलंका और भूटान में इनकी हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 इसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। नागरिकता संशोधन अधिनियम ये
1955 में संशोधन का प्रावधान 11 सितंबर 2019 को संसद द्वारा विधेयक पारित किया गया। इसमें क्या है कि 1955 के अनुसार वैध यात्रा दस्तावेज न हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता संबंधित आवेदनों को संसाधित करने का काम केंद्र सरकार के तहत डाक विभाग, जनगणना, रेलवे, एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के आधारित या अधिकारियों को सौंपा गया था। इसके बाद दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना, ये इम्पोर्टेंट है। 2880 मेगावाट के भी है ये परियोजना, और ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी जिले में स्थित मनूली गांव के निकट किया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण जो दिबांग नदी पर किया जाएगा, जिसका उद्गम 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। इस परियोजना के तहत 278 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जो भारत का सबसे ऊंचा क्रकिट ग्रेविटी बांध होगा। इस बांध का निर्माण रोलर कॉम्पैक्टेड क्रकिट विश्व का सबसे ऊंचा आरसीसी बांध होगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य का सिंद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन भारत का सबसे युवा या सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। इस जल विद्युत स्टेशन को 10 नवंबर 1897 को तैनात किया गया था। यह जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। स्थापित क्षमता के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ा संचालित जल विद्युत संयंत्र चीन स्थित 3 गार्जन संयंत्र, जिसका क्षमता 22.5 गीगावाट है। सेला सुरंग राष्ट्रीय को समर्पित किया है। इसमें मात्र 5 वर्ष की अवधि में बनकर तैयार किया गया था। ये क्या है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आभासी माध्यम से सेला सुरंग परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। एक प्रोजेक्ट वर्तक एक है। ये सेला सुरंग समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट ऊंचाई पर है। असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने वाली बालीपारा चारद्वारा तवांग द बीसीटी सड़क पर समुद्र का तल से लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर सेला दर्रा में भी स्थित है। सेला सुरंग कहाँ है? तो भारत की सबसे ऊंची सुरंग है ये। इंटरनेशनल बुक ऑफ द ऑनर इंग्लैंड द्वारा 13,000 फीट ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग को भारत में सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। ब्राक्सा पुल को मान्यता क्या है? तो सबसे ऊंची मल्टी स्पैन पुल है। यह पुल श्योक नदी पर निर्मित है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा 14,900 फीट ऊंचाई पर इस पुल का निर्माण किया गया है। मात्र 174 दिनों में निर्मित किया गया था। सौर प्रतिमूर्ति क्या है? सराय घाट के युद्ध में मियां सैनिकों को प्रेरित किया गया था। तो ये आपका है कांस्य प्रतिमा, मतलब इसकी प्रतिमा की ऊंचाई कितना? 84 फीट है। 41 फीट ऊंचे मंच आसान के ऊपर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ देख लीजिएगा आप लोग। एकात्मक मूर्ति ये क्या है? एकात्मकता की मूर्ति मतलब 21 सितंबर 2023 को माध्य से ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मत देखिएगा। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 19 जनवरी 2024 को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया है। यहाँ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की इस प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट है। यह प्रतिमा 81 फीट ऊंचे मंच आसान के ऊपर स्थित है। इस प्रकार मंच सहित इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 206 फीट है। यह विश्व में डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उल्लेखनीय है कि विश्व में डॉक्टर अम्बेडकर की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा हैदराबाद में स्थित है। बस इतना इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा हम लोग को इसमें नहीं देखना। संसदीय विशेषाधिकार पर ऐतिहासिक निर्णय नोट फॉर वोट मामला, ये क्या है? तभी भारत के मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीश की पीठ सीता सोरेन बनाम भारत संघवाद ने सुनवाई करते हुए 4 मार्च 2024
को वर्ष 1998 के पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य मामले में 5 न्यायाधीशों द्वारा बहुमत के आधार पर दिए गए फैसले को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया था। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 के तहत रिश्वत लेने के मामले में संसद तथा विधानमंडल सदस्यों के खिलाफ कानून प्रवर्तक एजेंसियों द्वारा जांच और मुकदमा शुरू करने की गई व्यवस्था। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, देखिए हम इसके विषय में आप लोग को पहले ही बता दिए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसके विषय में हम चर्चा भी कर चुके हैं, तो थोड़ा यहाँ और बता दें आपके विषय में इसका। ग्लासगो यूके में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 COP 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है। ये नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 है। इसमें पवन ऊर्जा भारत का विश्व में चौथा, सौर ऊर्जा क्षमता एनर्जी कैपेसिटी में विश्व में 5वां स्थान है भारत का। $300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे इससे। उसके बाद बोइंग सुकन्या कार्यक्रम क्या है, तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसका काम क्या था, साथ ही इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने विमान क्षेत्र में नौकरियों हेतु प्रशिक्षण की प्रदान की गई है। BIETCS मतलब BIETC क्या है, परिसर मतलब प्रधानमंत्री बेंगलुरु कर्नाटक में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के एक अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया है इसमें। साथ ही ये अमेरिका के बाहर बोइंग की सबसे बड़ी एरोस्पेस इंजीनियरिंग सुविधा है। ज्ञातव्य कि फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुमकुरू कर्नाटक HAL हेलीकॉप्टर विनिर्माण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा है। स्वाति पोर्टल क्या है, 11 फरवरी 2024 को विज्ञान में महिलाओं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। यह भारत में अपनी तरह का पहला पोर्टल है और यह पोर्टल एक संपूर्ण संवादक डाटाबेस राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान है। इसके बाद आपका आता चुनाव ब्रांड योजना मतलब असंवैधानिक। इसमें 15 फरवरी 2024 को उच्चतम न्यायालय एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ को चुनाव ब्रांड योजना को असंवैधानिक घोषित किया गया था। इसमें क्या कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसमें 5 सदस्यीय संविधान पीठ के एक निर्णय दिया गया था। उसमें DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति JP पर्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे। इसमें क्या कि आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने एक चुनावी ब्रांड के जारी करने पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में चुनावी ब्रांड योजना के साथ साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C1 वित्त अधिनियम 2017 की धारा 137 द्वारा संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 में किया गया था। यह असंवैधानिक घोषित किया गया था। इसमें से देखिए, जैसे राजनीतिक दल में भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय सरकार 1 करोड़ में प्रांत में चंदा किया था। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको बहुत ज़्यादा देखना नहीं है। चुनावी ब्रांड क्या है, तो एक चुनावी ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है जो वचन पत्र के रूप में जारी किया गया था। यह धारक के लिए एक बैंकिंग उपकरण होता था। इस पर खरीदने वाले या प्राप्तकर्ता का नाम नहीं लिखा होता था। चुनावी ब्रांड को किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता था, भारत का नागरिक। अब भारत में नियमित या स्थापित किसी कॉर्पोरेट निकाय द्वारा भी ये ब्रांड खरीदने की गई। जैसे चुनावी ब्रांड में 1000 रुपया, 10,000, 100,000 रुपया, 100 लाख, मतलब ऐसे ऐसे करके मिलाकर 15 दिनों की अवधि तक ये वैध होते हैं।
चुनावी ब्रांड योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक मतलब एसबीआई को ब्रांड जारी करने और उन्हें भुनाने के लिए अधिकृत बैंक के रूप में अधिसूचित किया गया। इसमें पूछेगा अभी हाल ही में जो ब्रांड चुना किस बैंक से रिलेटेड है, तो एसबीआई। भारत रत्न 2024, इसमें 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनमें से 48 पुरुष है, 5 महिलाएं। इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। 4 व्यक्ति में जैसे कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिंहा राव, एम.एस. स्वामीनाथन। जबकि 31 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने लाल कृष्ण आडवाणी को नई दिल्ली स्थित उनके निवास पर आयोजित एक औपचारिक समारोह में भारत रत्न से किया था। कर्पूरी ठाकुर ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक यज्ञ थे, जननायक नाम से भी लोकप्रिय थे। 1978 में मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में सर्वप्रथम पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को लागू किया था। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे। 2002 मई 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। भारतीय लोक दल का नामक पार्टी की स्थापना भी की थी। उनको उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के मुख्य वास्तुकार थे। पीवी नरसिंहा राव ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। एक व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण की नीति अपनाई थी और भारतीय आर्थिक सुधारों की जनक के रूप में भी संदर्भित किया था। एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। ये हरित क्रांति उनके कार्य के लिए जाना जाता है। ये 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक थे। 1988 में चेन्नई में एम स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी किया था। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नदी डॉल्फिन पूरी तरह से जलीय स्तनधारियों का समूह है जो विशेष रूप से मीठे पानी या खारे पानी में पाई जाती है। वर्तमान में विश्व में नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजाति है जो विश्व के प्रमुख नदी तंत्रों में पाई जाती है। अमेजन डॉल्फिन, सिंधु डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, तुकुजी नदी डॉल्फिन, याग्जे फिनलेस प्रोपोइज मतलब 7वीं नदी डॉल्फिन की प्रजाति जैसे बैजी या चीन नदी डॉल्फिन कहा जाता था। नदी डॉल्फिन के संरक्षण की 22वीं घोषणा की गई थी। तो देखिए 23-24 अक्टूबर है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की कोई गुंजाइश नहीं, तो इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन न के बराबर बनेगा। सुदर्शन सेतु उद्घाटन, इसके विषय में और थोड़ा जान ले हम लोग। ये प्रधानमंत्री ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। यह सुदर्शन सेतु की कुल लंबाई लगभग 2.32 किमी है, जिसमें से 900 मीटर लंबा भाग केबल के सहारे टिका हुआ है। इस सेतु को एक 4 लेन वाली संरचना के रूप में भी किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना ये 2050 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश है। ये सबसे बड़ा निवेश है। ये 2024-25 तक के 5 वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है। 10 सितंबर 2020 को, तो 8 फरवरी 2024 को विज्ञापित है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना। और ये उप योजना सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया गया है। उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता क्या है? इसमें उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता में भाग 4 में राज्य के नीति मतलब डीपीएसपी आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित भी है। इसमें एक प्रकार का उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता विधेयक पारित करने वाली देश का पहला राज्य बन गया। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 सपठित अनुच्छेद 342 के अंतर्गत निर्धारित किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर इस संहिता में अंतर्दृष्टि कोई प्रावधान लागू नहीं होगा। इसके बाद राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह जो हुआ था, प्रधानमंत्री ने इसमें लोकसभा में इस न्याय के गठन की घोषणा की थी।
और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर आधारशिला भी रख दी थी। इसमें क्या है कि इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मनमोहन भागवत तथा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्याय के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास उपस्थित थे। ये अपने 11 दिनों तक व्रत अनुष्ठान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कालाधार मंदिर, पंचवटी धाम में सब किया था। इससे इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें श्री रामलाला की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी गर्भगृह में। और श्री रामलला की प्रतिष्ठा के निर्माण में कर्नाटक से लाए गए लगभग 2.5 अरब वर्ष पुराने कृष्ण शिला पत्थर काले ग्रेनाइट प्रयोग किया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर विशेषताएं क्या क्या? इसमें 380 फीट चौड़ाई है, 250 फीट ऊंचाई, 161 फीट होगी सब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। यह 3 मंजिला होगी। और इसमें मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्री राम की बाल रूप प्रतिमा तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप होगा। ठीक। गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर राजस्थान से लाया गया था। इससे पूछेगा नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं इससे। विभिन्न राज्यों के वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि बुलाई, जैसे उत्तर प्रदेश में पखावज, बांसुरी, ढोलक था। कर्नाटक का बीड़ा ही मैचिंग के लिए दे सकता है। पंजाब का अलगोजा, महाराष्ट्र का सुंदरी होता था। उड़ीसा का मर्दन, मध्य प्रदेश का संतूर, मणिपुर का पुंग, असम का नगाड़ा काली, छत्तीसगढ़ का तबूरा। ये सब इम्पोर्टेंट है। उसको अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नावना से अटल सेतु जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण देश की शहरी परिवहन अवसंरचना और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए माध्यम से किया गया था। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी सिवटी नुहा सोवा अटल सेतु उद्घाटन किया था। यह भारत का सबसे लंबा सेतु है। यह विश्व का 12वां सबसे लंबा समुद्री सेतु, मतलब 21.2 किमी है, 6 लेन का है। बस इम्पोर्टेंट इतना है। सर्वेक्षण समय 2023 देखिए, यहाँ से पूछने की बहुत कम चांस है क्योंकि पुराना डाटा हो चुका है। इसके में बस यही देख लीजिए, स्वच्छ में इंदौर जो है एमपी का पहले स्थान पर, उसके बाद सूरत है रैंकिंग में। यूपी का जो है आपका 9वां स्थान है। उसके बाद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय क्या रहा? इसमें संविधान पीठ में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अध्यक्ष सहित जस्टिस ए.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे इसमें। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है? जय 30 नवंबर तो प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। देखिए इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इधर नहीं है क्योंकि इधर नवंबर, उसके बाद दिसंबर करंट अफेयर्स, तो ये सब आप लोग छोड़ दीजिए क्योंकि अब पेपर जो होने वाला है वो आपका है दिसंबर में। ऐसा पुराना करंट अफेयर्स होगा तो ये फालतू चीज़ें इसको देखनी है। बस मेन चीज़ें जो है उसको देख लीजिएगा आप लोग हेडिंग से बस। इसके बाद आप लोग का आ जाएगा ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसके विषय में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, अब इसको हम अगले ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आपका कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।